हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का टॉपिक फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन। सबसे पहले हम फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर पढ़ा होगा कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में हो रहती है, ठीक है। लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब एक बॉल को ऐसे थ्रो करते हैं तो बॉल जैसे मोशन करती है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में रुक जाती है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से रुक रही है? वो फ्रिक्शन की वजह से रुक रही है, ठीक है। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन एन अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले when one body move over the surface of another body। जब एक बॉडी एक सरफेस पे, ये हमारे पास कोई भी सरफेस हो गई, यहां पर ये कोई बॉडी है, ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर मूव करने लग रही है, ठीक है। तो जैसे ये मोशन करती है इस साइड में, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब मोशन यहां पर एक्चुअली में स्टार्ट हो या ना हो तो भी फ्रिक्शन लगता है इसके अंदर, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फ्रिक्शन के अंदर जो हमारे पास दो टाइप आएंगे, उसके बाद उसकी तीन टाइप आएंगी, तब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात मैंने बताई कि आपके पास फ्रिक्शन क्या होता है, एक्चुअली में रिलेटिव मोशन होता है दो बॉडी के बीच में, जिसमें आपके पास ये बॉडी आपकी मोशन कर रही है तो ये इसके मोशन का अपोज करती है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर दो टाइप पढ़ते हैं एक्चुअली। जैसे हमारे पास, हम सिंपल सी बात करें तो ये हमारे पास जैसे एक ब्लॉक ये हो गया और एक ब्लॉक ये हो गया, ठीक है। अब ये वाला ए ब्लॉक हो गया, ये बी हो गया। अब ये ब्लॉक जब आपका इस साइड में जाने लग रहा है, ठीक है, तो इस ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इस साइड में, ठीक है। समझ में आई बात? क्लियर है? ए के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा किसकी वजह से? बी की वजह से, ठीक है। ये इसके मोशन का अपोज करेगा, क्योंकि जब ब्लॉक ए इस साइड में जाएगा ना, तो ये जो ब्लॉक है बी वाला, ये इसको कैसे दिखाई देगा? पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो ब्लॉक ए हमारा फिक्स है और बी वाला मोशन कर रहा है। बी को मैं अगर इस साइड में लेके आ रहा हूं, बी आपका इस साइड में जाने लग रहा है, तो ए का ए क्या है? ए हमारे पास फिक्स हो गया, बी आपका इस साइड में जाने लग रहा है, तो बी के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा किसका? ए का, ठीक है। तो यहां जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, वो भी आपके पास पेयर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को होल्ड गुड करता है, ठीक है। एक्शन टू रिएक्शन। समझ में आई बात? क्लियर है? तो यहां पर हम दो टाइप के फ्रिक्शन यहां पर फोर्स पढ़ेंगे। दो टाइप के फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक आता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन और एक आता है इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन एंड एक्सटर्नल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन, जैसे आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, जब हम पानी के अंदर पत्थर डालते हैं तो उसके अंदर ऐसे लेयर्स बनती हैं, ठीक है। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा वहां पर कि जो लेयर स्टार्टिंग में जितना उसका एम्पलीट्यूड था, उसके बाद वो लगातार एम्पलीट्यूड क्या होता चला गया? डिक्रीज होता चला गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक जो लेयर है उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी लेयर जो नीचे पानी के अंदर है, वो इसके मोशन का अपोज करती है, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। तो ये जो लिक्विड के अंदर हम जो लेयर्स के अंदर जो फ्रिक्शन हो रहा है, जो लेयर्स हैं वो उसके मोशन का अपोज करने लग रही है, इस फ्रिक्शन को हम क्या नाम देंगे? यहां पर इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन की। एक्सटर्नल फ्रिक्शन के अंदर हमारे पास यहां पर तीन टाइप आते हैं। एक आता है हमारे पास स्टैटिक, दूसरा आता है हमारे पास लिमिटिंग, और तीसरा हमारे पास आता है काइनेटिक, ठीक है। ये तीन टाइप के फ्रिक्शन हमारे पास आते हैं इस एक्सटर्नल फ्रिक्शन के अंदर, ठीक है। आई बात समझ में? तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए, आपने जैसे ये हमारे पास कोई भी सरफेस हो गई और ये बॉडी हो गई, ठीक है, ये इसके ऊपर मूव कर रही है, क्लियर हुआ? अब यहां पर एक्चुअली में जब बॉडी ने मोशन शुरू नहीं किया है, ठीक है, मैंने क्या किया, यहां पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया इस बॉडी के ऊपर, बॉडी हिली ही नहीं है आपकी, ठीक है, बॉडी आपकी हिली ही नहीं, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन है, उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होगा वो? स्टैटिक फ्रिक्शन। When one body move over the surface of another body yet the motion is not start, मोशन अभी शुरू नहीं हुआ, ठीक है, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन है उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं हम लिमिटिंग की। लिमिटिंग में क्या होता है?
कि जैसे मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया यहाँ पर, 10 की जगह मैंने थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, यहाँ पर 20 न्यूटन अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये आपका हैवी लोड का है मान लेते हैं। तो ये 20 न्यूटन जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया यहाँ पर, तो जैसे 20 न्यूटन अप्लाई करके ये थोड़ा सा हिला, मोशन इसने अभी भी शुरू नहीं किया है, ठीक है। ये क्या है, जस्ट थोड़ा सा वहां पोजीशन से हिला, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक्चुअल में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 20 के बाद आपको 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। जैसे 30 न्यूटन फोर्स जब अप्लाई किया तो उस टाइम में बॉडी आपकी कंटिन्यू मोशन में हो गई, और जब बॉडी कंटिन्यू मोशन में होती है तो जो फ्रिक्शन होगा, तब जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। अगर हम बात करें इसी के अंदर ग्राफ की, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में अगर हम ग्राफ डिनोट करें, फ्रिक्शनल फोर्स एंड इधर आपके पास अप्लाइड फोर्स के बीच में अगर हम ग्राफ डिनोट करें, ठीक है, तो आपका ग्राफ जो है वो किस टाइप का ग्राफ यहां पर ऑब्टेन होगा। देखिए जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाऊंगा, ये हमारे पास होगा स्टैटिक, और ये होगा आपका लिमिटिंग, और ये होगा आपका काइनेटिक, ठीक है। ये देखिए यहां से यहां तक, ये मान लो पॉइंट O हो गया, ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया, ठीक है। O से A तक, ये देखिए यहां पर क्या ऑब्जर्व करने लग रहे हैं आप, O से A तक जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाने लग रहा हूं उतना ही फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। मतलब जैसे मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया था तब ये हिला ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि जितना फोर्स मैं बढ़ाने लग रहा हूं उतना ही फ्रिक्शन लगने लग रहा है, ठीक है, समझ गया। एक्चुअली में स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है ना, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये अपने आप एडजस्ट करता रहता है, ठीक है। जैसे आपने मान लो, जैसे ये हमारे पास सरफेस थी और इस सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ये हिला ही नहीं। फिर मैंने क्या किया, 5 से 7 न्यूटन कर दिया, फिर भी नहीं हिला। फिर मैंने 10 न्यूटन कर दिया, फिर भी नहीं हिला। एक्चुअली में यहां फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कि जैसे आपके पास ये थोड़ी, आपने जैसे मान लो यहां पर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन के अंदर, तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर 5 न्यूटन ही होगा, ठीक है। अगर आपने 10 न्यूटन अप्लाई किया फिर भी ये नहीं हिला, तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स की, तो भी आपके पास यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपके पास 10 न्यूटन होगी, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन आपके पास क्या है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे थे कि O से A तक जितना फोर्स बढ़ा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो O से A तक कौन सा फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। और A से B ये जो फ्रिक्शन है ये कौन सा होगा, आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। A से B आपका क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। और B से C ये जो है आपका वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। जब बॉडी कंटिन्यू मोशन में हो जाती है ना, तब जो फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन एक्चुअली में लिमिटिंग से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। जैसे आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, हॉर्स कार्ट ले लीजिए, कैमल कार्ट ले लीजिए, कोई भी कार्ट ले लीजिए आप, जैसे ही हॉर्स स्टार्टिंग में मूव करता है, तो जब स्टार्टिंग के फ्यू स्टेप होते हैं उस टाइम हॉर्स बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है और उसके बाद में वो फोर्स डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में कार्ट को जब वो खींचता है तब उस टाइम जो फ्रिक्शन होता है वो कौन सा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। जब कार्ट रेस्ट में है, घोड़ा भी खड़ा है आराम से रेस्ट पे खड़ा है, तो उस टाइम तो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक हो गया। लेकिन जब घोड़ा चलता है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन है वो कौन सा होगा, यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो जब कैमल या हॉर्स को ले लीजिए, जब वो मोशन स्टार्ट करता है तो उस टाइम कौन सा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टार्टिंग के जो स्टेप होते हैं उनमें वो ज्यादा फोर्स लगाता है, उसके बाद में वो फोर्स वो डिक्रीज कर देता है, क्योंकि उसके बाद में बॉडी आपकी मोशन में आ जाती है और उस टाइम जो फ्रिक्शन होता है वो कौन सा आता है, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। अब काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर हम दो टाइप और स्टडी करते हैं काइनेटिक के अंदर ही। एक आता है हमारे पास स्लाइडिंग और एक आता है रोलिंग, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी इंक्लाइन प्लेन है,
इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन से बॉडी आपकी स्लाइड करने लग रही है, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, ठीक है। यहां से कोई भी बॉडी है, ये ब्लॉक है, ये आपका ऐसे स्लाइड करने लग रहा है, ठीक है। जब ये स्लाइड करने लग रहा है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। और अगर ब्लॉक की जगह यहां पर मैं कोई बॉल रख देता हूं तो बॉल आपकी रोल करती हुई आएगी, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन होगा। एक्चुअली में काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जब मोशन होता है ना, तो स्लाइड करे या रोल करे दोनों केसेस में मोशन होंगे, ठीक है। तो उस टाइम जो फ्रिक्शन होगा वो आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और काइनेटिक में अगर बॉडी स्लाइड कर रही है तो स्लाइडिंग हो गया, और अगर बॉडी रोल कर रही है तो रोलिंग हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो अब यहां पर हम, अभी मैं बता रहा था आपको फ्रिक्शन के अंदर जो फ्रिक्शन लॉ ऑफ फ्रिक्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने अभी बताया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, ठीक है। समझ में आई बात। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, और इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह कांस्टेंट लेके चलते हैं म्यू, ठीक है। तो ये जो म्यू है, ये म्यू को क्या कहेंगे यहां पर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या नाम देंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एफ आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आर आपका नॉर्मल रिएक्शन। ये हमारे पास कोई भी सरफेस है, यहां पर बॉडी आपकी लाई करने लग रही है, इस बॉडी का वेट पूरा mg नीचे लाई करेगा, रिएक्शन ऊपर लाई करेगा, ठीक है। इधर आपने फोर्स अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स मान लेता हूं मैं P से, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स F, ठीक है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है एक्चुअली में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन R के, और इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम कांस्टेंट लेके चलते हैं म्यू। म्यू इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यहां पर लॉ ऑफ लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉज, ठीक है। तो उसके अंदर बताएंगे हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक, तीन जो हमने अभी बताए हैं, इसी के अंदर आपके पास किस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का हमें यूज करना है, ठीक है। उसके अंदर एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।